Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग शाला के तंत्र मतलब ईएनटी में एक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस बीमारी में हम लोग इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी एटियोलॉजी देखेंगे, इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन मतलब कि किस तरह से होता है, ठीक है, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में, इस इन्फेक्शन को किन किन बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है, मतलब कि कौन कौन से किन कारणों से ये इन्फेक्शन होता है वो देखेंगे, इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट है वो देखेंगे हम लोग, और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ पहले तो। एक्यूट, ठीक है। तो एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया ये होता क्या है? तो देखिए डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये इन्फ्लामेशन है जो मिडिल ईयर में होता है बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो शरीर में इन्फेक्शन करके पस का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है, जो पस फॉर्मेशन कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर पे इन्वेड करता है तो एज अ बचाव के रिस्पॉन्स में हमारा शरीर भी रिएक्ट करता है, तो उसी में पस का फॉर्मेशन होता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पस का फॉर्मेशन होता है उन्हें पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर इम्प्लाइज मतलब मिडिल ईयर से यहाँ पे मिडिल ईयर क्लेफ्ट माना गया है, ठीक है, मिडिल ईयर क्लेफ्ट को माना गया है। तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। तो मिडिल ईयर से यहाँ पे 6 कंपोनेंट लिए गए हैं। कौन कौन से? स्ट्यूचियन ट्यूब, मिडिल ईयर, एटिक, ऑडिटस, एंट्रम एंड मैस्टॉइड एयर सेल। तो इनको यहाँ पे मिडिल ईयर क्लेफ्ट माना गया है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी। क्या है कि इट इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मिडिल ईयर implies middle ear cleft, that means Steuchen tube, middle ear, attic, auditus, antrum and mastoid ears। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी एटियोलॉजी, ठीक है, मतलब किन कारणों से कहाँ पे होता है। तो इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट्स, ठीक है, ये छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ख़ास तौर पे चिल्ड्रन ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स का मतलब है जिनके परिवार आर्थिक रूप से डेवलप नहीं होते हैं, वहाँ पे होता है। द डिजीज फॉलो वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सून द पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन्वेड द मिडिल ईयर। पहले जो ये डिजीज़ है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो वायरल इन्फेक्शन होता है वहाँ से फॉलो करते हुए के बाद जो पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिडिल ईयर को इन्वेड करते हैं। मतलब कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को इन्फेक्शन को फॉलो करते हुए होती है। फिर इसके बाद देखते हैं रूट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि जो इन्फेक्शन का रूट है ये कहाँ से फैलता है। तो सबसे पहले है स्ट्यूचियन ट्यूब, दूसरा एक्सटर्नल एयर एंड तीसरा ब्लड बॉर्न। तो स्ट्यूचियन ट्यूब से किस तरह से होता है देखते हैं। तो जो स्ट्यूचियन ट्यूब है ये मोस्ट कॉमन तो रूट है। तो सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन रूट है और फिर उसके बाद इसमें कैसे फैलता है। तो स्ट्यूचियन ट्यूब का जो ल्यूमेन है उसके थ्रू, या तो एपिथेलियल पेरिट्यूबल लिम्फेटिक, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, या जो इन्फेक्शन है ये या तो स्ट्यूचियन ट्यूब के ल्यूमेन के थ्रू या फिर सब एपिथेलियल पेरिट्यूबल लिम्फेटिक्स के थ्रू होता है। बच्चों में जो स्ट्यूचियन ट्यूब है वो छोटी होती है, वाइडर होती है और थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती है। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, वो थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसी कारण से उनके जो इस बच्चों का जो एज ग्रुप है उनमें ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्रेस्ट और जो बॉटल फीडिंग बच्चे होते हैं
ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, जब वो दूध पीते हैं या फिर लेटते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटते हैं, ठीक है, जिसके कारण से जो उनकी स्टिचन ट्यूब है वो भी थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती है। तो जो पीते वक्त जो स्टिचन ट्यूब है वो सीधी, जिसके कारण जो इन्फेक्शन है वो नीचे की तरफ जाता है और फैलता है। इसीलिए बच्चों में ज़्यादा मतलब कि जो इन्फेक्शन है वो होता है। इससे बचने के लिए जो बेबी को है उसके जो इन्फेंट मतलब कि जो बेबी है या जो इन्फेंट है उसके हेड को थोड़ा उठा करके बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। और क्या है, स्विमिंग एंड डाइविंग, ठीक है, स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, ये भी जो पानी है उसको अंदर की तरफ फोर्स करते हैं, उसके कारण भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है। फिर देखते हैं एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में कैसे होता है, तो एक्सटर्नल ईयर में जैसे कोई ट्रोमेटिक परफोरेशन हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण से जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है जो मिडिल ईयर तक वो आसानी से खुल जाता है, तो इन्फेक्शन आराम से पहुंच जाता है, ठीक है। अब ब्लड बॉर्न में ये अनकॉमन रूट, ठीक है, और जो ब्लड बॉर्न रूट है ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है, ठीक है, इसमें बहुत ही कम मतलब ना के बराबर ये कॉज होता है। तो आई होप आपको ये तीनों रूट ऑफ इन्फेक्शन समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं कि वो फैक्टर जो बीमारी के होने के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें रिकरेंट अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, मतलब कि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को बार बार कॉमन कोल्ड के अटैक्स आते हों, उसको सर्दी खांसी और ये सब चीज़ें उसको बार बार होती हों, तो ASOM है उसके होने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है, इन्फेक्शन ऊपर जा सकता है। उसके बाद अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वो ऊपर जा सकता है मिडिल ईयर में। एक्जेंथेमेटस फीवर क्या होता है, एक्जेंथेमेटस फीवर वो होते हैं जिसमें जैसे कि जब फीवर होता है तो उसमें किसी प्रकार के जो फफोले हो जाते हैं, फफोले निकलना, ठीक है, जैसे वेसाइकल हो गए, पैस्यूल्स हो गए, ये सब जो निकलते हैं, ठीक है, उन्हें एक्जेंथेमेटस फीवर में रखा जाता है। जैसे मीजल्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सब चीज़ें, वूपिंग कफ हो गया, तो ये सब जो हैं ये एक्जेंथेमेटस फीवर्स में आते हैं। इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल एंड एडोनॉइड, टॉन्सिल या एडोनॉइड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। क्रॉनिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, ठीक, अगर राइनाइटिस या साइनोसाइटिस है तो इसके कारण भी जो इन्फेक्शन है वो ऊपर जा सकता है और मिडिल ईयर को इफेक्ट कर सकता है, ठीक। नेज़ल एलर्जी ये भी है। ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंग्स, ये पैकिंग ऑफ नोज, नेजोफेरिंग्स फॉर एपिस्टैक्सिस, ठीक। और क्लेफ्ट पैलेट ये थोड़ा अलग है, ये इस वजह से अलग है कि आप लोग देख सकते हैं क्लेफ्ट पैलेट होता है कि जिसमें जो पैलेट है बच्चे का वो जन्म से ही थोड़ा परफोरेटेड रहता है या फिर जन्म से ही पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये क्लेफ्ट पैलेट खुद में एक बड़ा टॉपिक है, तो मोटा मोटा ये है कि इसमें फिर जब बेबी फीड करता है या कुछ करता है तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया तो वो ऊपर जा सकता है, मिडिल ईयर को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसके कारण ASOM होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। फिर इसके बाद देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कॉज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा और जो मोस्ट कॉमन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये अप्रॉक्स 30% लोगों में जिनमें ASOM होता है उसमें 30% केसेस में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक, ये लगभग 20% में। फिर जो थोड़ा कम कॉमन है वो हो गया मोरेक्सेला कैटरैलिस, ठीक है, ये 12% में होता है। जो अदर हैं और जो लेस कॉमन हैं उनके नाम है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सूडोमोनास एरिग्नोसा। तो ये सब कुछ और बैक्टीरिया हैं जिनसे ये इन्फेक्शन कॉज होता है। इन अबाउट 18 to 20% ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सेला कैटरैलिस, इन दोनों में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सेला कैटरैलिस इनके जो केसेस होते हैं उसमें 18 to 20% जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होता है वो सीन नहीं होती, मतलब कि बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन किया और ख़त्म हो गया, मतलब ग्रो नहीं करता है 18 to 20% केसेस में।
कौन कौन से बैक्टीरिया के केसेस में? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सेला कैटरालिस। ये डायग्राम्स हैं, कुछ फ्लो हैं, ये डायग्राम्स हैं कुछ, आप लोग देख लीजिए कि किस तरह का बैक्टीरिया दिखता है। तो ये वाला जो है ये है स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, ये मोरेक्सेला कैटरालिस, इसको ये हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये सूडोमोनास ऑरिगनोसा, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके कारण ये इन्फेक्शन होता है। फिर इसके बाद देखते हैं ASOM की पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स। द डिजीज रन्स थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस। जो ये डिजीज़ है इसके 5 स्टेजेस हैं, ये उसके द्वारा मतलब कैरी ऑन होती है, बढ़ती रहती है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं स्टेजेस पे कुछ क्लिनिकल फीचर्स नज़र आते हैं जिसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेज चल रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो है स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूशन। इसमें एडिमा और ये सब चीज़ें हाइपरेरिमिया होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद दूसरा है, अभी स्टेजेस देख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन, फिर स्टेज ऑफ सपुरेशन, फिर स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, एंड जो फाइनल है वो है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो ये 5 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू जो डिजीज़ है वो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूशन। तो पहला स्टेज है वो है स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूशन। तो इसमें क्या होता है कि एडिमा एंड हाइपरेमिया। हाइपरेमिया का मतलब किसी भी जो ऑर्गन है वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाना। तो एडिमा एंड हाइपरेमिया ऑफ नैरोफेरेंजियल एंड ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। तो यूस्टेचियन ट्यूब का जो नैरोफेरेंजियल एंड है, आप लोग डायग्राम में इधर देख सकते हैं। ठीक है, वो जब ब्लॉक हो जाता है उसके कारण क्या होता है, लीडिंग टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर एंड नेगेटिव इंट्राटिम्पैनिक प्रेशर। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर है और जो नेगेटिव इंट्राटिम्पैनिक प्रेशर है, इन दोनों को ब्लॉक करता है। जब इन दोनों को ब्लॉक करता है तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विथ सम डिग्री ऑफ एफ्यूजन इन द मिडिल ईयर। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो रिट्रैक्ट होती है, और जिसके कारण और क्या होता है उसमें थोड़ा इफ्यूजन भी दिखाई पड़ता है, और जो फ्लूइड है वो क्लिनिकली एप्रिसिएबल नहीं होता है, मतलब कि फ्लूइड में नॉट बी क्लिनिकली एप्रिसिएबल। तो ट्यूबल ऑक्लूजन में क्या होता है कि एडिमा और या फिर हाइपरेमिया होता है यूस्टेचियन ट्यूब के नेसोफेरेंजियल एंड में, जिसके कारण से क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर और वो ब्लॉक हो जाता है, और जो नेगेटिव इंट्राटिम्पैनिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, वो घट जाता है, जिससे क्या होता है रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है विथ सम डिग्री ऑफ एफ्यूजन। वहाँ पे एफ्यूजन भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन। फिर इसके बाद इसमें सिम्टम्स क्या दिखते हैं, डीफनेस होता है, ईयर एके होता है, और जनरली नो फीवर। जनरली नो फीवर का मतलब ये है कि वहाँ पे जो फीवर है कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। और डीफनेस और ईयर एक जो है, कान में जो दर्द है, ये भी मार्क्ड सिम्टम्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हो ही या फिर इनका होना ही मतलब इसको ASOM को दर्शाता है। ठीक है, तो ये 3 सिम्टम्स हैं। साइंस क्या है, साइंस के बारे में देखते हैं क्या क्या साइन मिलेंगे इस स्टेज पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज रिट्रैक्टेड विथ हैंडल ऑफ मैलस एज्यूमिंग अ मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। प्रोमिनेंस ऑफ लेटर प्रोसेस ऑफ मेलियस एंड लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्टेड रहेगी, जिसमें और क्या होगा उसके साथ साथ हैंडल ऑफ मैलस जो होता है वो मोर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलस जो होता है वो प्रोमिनेंस होता है, और लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, जो लाइट रिफ्लेक्स दिखाई पड़ता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वो भी गायब हो जाता है। ठीक, अगर ट्यूनिंग फॉर्क से हम लोग टेस्ट करें तो उसमें कंडक्टिव डिफनेस नज़र आएगी, कंडक्टिव डिफनेस दिखाई पड़ती है। तो आई होप आपको ट्यूबल ऑक्लूजन समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखते हैं स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो पहले स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन है वो अगर ज़्यादा देर तक रहती है तो उसका जो एडवांस स्टेज होता है उसके बाद जो आती है स्टेजिंग वो होती है प्री सपुरेशन, दूसरी स्टेज है। तो इसमें क्या होता है, इफ द ऑक्लूजन इज प्रोलॉन्ग्ड पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वेड टिम्पैनिक कैविटी कॉजिंग हाइपरेमिया ऑफ इट्स लाइनिंग। तो जो पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है वो टिम्पैनिक कैविटी को इन्वेड कर देते हैं और वहाँ पे हाइपरेमिया करते हैं। इन्फ्लामेटरी
एक्सोडेट अपीयर्स इन मिडिल ईयर, वहाँ पे मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन कॉज होता है और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो कंजस्ट हो जाती है। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में देखा जाए तो मार्क्ड ईयर एक, मतलब कि जो पेशेंट है या जो एडल्ट है व्यक्ति है उसको पता रहता है कि ईयर एक हो रहा है, अच्छा खासा दर्द होता है उसको। डीफनेस और टिनिटस ये दोनों एडल्ट्स में होते हैं। बच्चों में हाई डिग्री ऑफ फीवर आता है और बच्चा जो है, छोटा बच्चे जो होते हैं वो परेशान होते हैं, वो बार बार कान को खुजा रहे होते हैं अपने हाथों से। हम लोग कर्णशूल में देख चुके हैं, आपने अगर कर्णशूल की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके में देख लीजिए। उसमें बताते हैं कि अगर बच्चे को किसी प्रकार का कान में दिक्कत होती है या फिर किसी और एरिया में दिक्कत होती है तो छोटा बच्चा बोल तो पाता नहीं, तो अपने हाथ को बार बार वहाँ ले जाता है। तो वही है कि रेस्टलेस होता है बच्चा, बार बार अपने आप को हाथ को कान के पास ले जाता है और सोता नहीं है, नॉर्मली रोता रहता है। तो ये सब कंप्लेंट्स छोटे बच्चे देते हैं। ठीक है, जो ईयर एक है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, जो एडल्ट है तो उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है और ये जो है ये थ्रॉबिंग नेचर का होता है। थ्रॉबिंग नेचर मीन्स, तो थ्रॉबिंग नेचर का मतलब ये होता है कि हिंदी में कहते हैं टीस मारने वाला दर्द, मतलब टीस मारने वाला दर्द। तो जो दर्द होता है वो ऐसा होता है कि जैसे धड़कता हुआ दर्द होता है, बढ़ता रहता है, फिर थोड़ी देर घट जाता है, फिर बढ़ेगा एकदम से, इस तरह का पेन होता है। और अगर साइंस में देखा जाए तो साइंस में हमें नज़र आता है कंजेशन ऑफ पार्स टेंसा। ठीक है, लीस ऑफ ब्लड वेसल अपेयर अलोंग द हैंडल ऑफ मैलस। तो जहाँ पे हैंडल ऑफ मैलस होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स अपेयर होंगी, दिखाई पड़ेंगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो पेरिफेरी होती है वहाँ पे कार्ट व्हील अपीयरेंस नज़र आएगा। जो पूरी की पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इंक्लूडिंग पार्स फ्लैसिडा वो बिकम यूनिफॉर्मली रेड, वो यूनिफॉर्मली रेड हो जाएगी। ठीक है, और ट्यूनिंग फॉर टेस्ट करने पे वहाँ पे कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस नज़र आए। तो ये हो गया स्टेज ऑफ प्री सपोरेशन। फिर इसके बाद देखते हैं स्टेज ऑफ सपोरेशन। तो अगर स्टेज ऑफ प्री सपोरेशन पे भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो फिर उसके बाद आता है स्टेज ऑफ सपोरेशन। तो ये तीसरा स्टेज है। इसमें क्या होता है देखते हैं कि इट इज़ मार्क्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ पस इन मिडिल ईयर एंड टू सम एक्सटेंट इन मैस्टॉइड ईयर सेल। तो इस स्टेज पे जो है, जो मिडिल ईयर में वो पस का फॉर्मेशन हो जाता है और जो कि मैस्टॉइड ईयर सेल्स को भी इफेक्ट करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टार्ट बल्जिंग टू द पॉइंट ऑफ रप्चर, मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इतना ज़्यादा बल्ज हो जाता है अंदर फ्लूइड का कि ऐसा लगता है कि वो बस रप्चर होने वाली है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? इसमें आते हैं ईयर एक बिकम एक्सक्रूशिएटिंग, मतलब कि इतना ज़्यादा पेन हो जाता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है व्यक्ति। जो डीपनेस है वो फर्दर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। चाइल्ड में रन फीवर ऑफ 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना बच्चे को फीवर भी आ सकता है। और फॉलोड बाय वॉमिटिंग एंड इवन कन्वल्जन, उसको वॉमिटिंग या कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं। तो ये हो गया। इसमें साइंस क्या क्या देखते हैं को मिलते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स अपेयर रेड एंड बल्ज विद लॉस ऑफ लैंडमार्क। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें बल्जिंग दिखाई पड़ती है, वो रेड दिखाई पड़ती है और उसमें जो भी लैंडमार्क्स होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ये जो है जो बल्ज्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके बारे में। हैंडल ऑफ मैलस में बी इंगल्फ्ड, हैंडल ऑफ मैलस जो होता है वो इंगल्फ नजर आ सकता है। अ येलो स्पॉट में बी सीन ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वेयर द रप्चर इज इमिनेंट। ठीक है, एक येलो स्पॉट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में नजर आ सकता है जहां से जो रप्चर होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। टेंडरनेस में भी एलाइसिटेड ओवर द मैस्टॉइड एंट्रम पे टेंडरनेस नजर आ सकती है। और एक्सरे ऑफ मैस्टॉइड कराएंगे तो वहां पे क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल दिखाई पड़ेगी। तो ये हो गया स्टेज ऑफ सपोरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब कि जो ऊपर की तीनों स्टेजेस हैं पहले की, जब वो भी उसमें भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है या फिर उसमें भी डायग्नोस नहीं होता है तो डिजीज फर्दर बढ़ के चौथे स्टेज में चली जाती है जो है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर्स हो जाती है और उसके रप्चर के साथ ही क्या होता है कि पस का रिलीज होता है और जो सिम्टम्स होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं, मतलब कि आना बंद हो जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होता है, जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट जो है ये इस स्टेज से पहले स्टार्ट हो जाए, कर दिया जाए, तो जो इन्फेक्शन होता है
वो रप्चर नहीं कर पाता टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। मतलब कि अगर ट्रीटमेंट इस स्टेज से पहले स्टार्ट कर जाए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर को रोका जा सकता है। और या फिर इन्फेक्शन अगर माइल्ड है और फिर भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर को रोका जा सकता है। सिम्टम्स क्या होता है? विथ इवैक्यूएशन ऑफ पस जो ईयर एक होता है वो रिलीव्ड हो जाता है। पर्सन को ईयर एक जो होता है, कान दर्द होता है, वो ख़त्म हो जाता है। फीवर भी कम पड़ जाता है और जो बेबीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनको अच्छा लगता है। मतलब कि उनको उस चीज़ से रिलीफ मिल जाता है क्योंकि पस जो है वो उसको एक रास्ता मिल गया निकलने के लिए, तो फिर उनको मतलब कि रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं उनकी जो बीमारी है वो सही हो रही है। ठीक है, उनको बस उनके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। ठीक, अगर साइंस की बात की जाए तो उसमें बच्चे के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ब्लड टिंग्स डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जो बाद में म्यूकोपुरुलेंट हो जाता है। देखा जाए उनके कानों में तो स्मॉल परफोरेशन दिखाई पड़ता है, जो कहाँ पे होता है? जो एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट ऑफ पार्स टेंसा में होता है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। हाइपरेमिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो सबसाइड हो जाती है। ठीक है, और नॉर्मल कलर में आ जाती है और वहाँ पे नॉर्मल लैंडमार्क्स दिखाई पड़ने लगते हैं। बट जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो परफोरेशन होता है वो भी एक नॉर्मल, मतलब वो भी एक चीज़ वो भी दिखाई पड़ता है। तो ये हो गई स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। फिर इसके बाद देखते हैं स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो अगर स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन पे भी बच्चे को या एडल्ट है उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसके बाद जो इन्फेक्शन है वो फर्दर आगे बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना चालू कर देता है। या फिर जो इन्फेक्शन है वो रेजिस्टेंस कर जाता है तो उसके कारण भी और जो है वो ऑर्गेनिज्म से उसकी जो इन्फेक्शन है जो कॉज करता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर रेजोल्यूशन है वो भी टेक प्लेस नहीं करता है। तो ये जो इन्फेक्शन है, अगर ये सब चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेट होता है, तो जो इन्फेक्शन है वो मिडिल ईयर से आगे बढ़ जाता है। मतलब कि उसके आगे भी चला जाता है, जो कि एक्यूट क्या क्या कॉज कर सकता है, क्या क्या बीमारियां कर सकता है। देखते हैं कि जैसे एक्यूट मेस्टोटाइडाइटिस हो गया, सब पेरिस्टील एब्सेस हो गया, फेशियल पैरालिसिस भी कई बार कॉज कर सकता है, लैब्रिन्थाइटाइटिस भी कॉज करता है, पेट्रोसाइटिस भी कॉज कर सकता है, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, अगर ब्रेन तक पहुंच गया इन्फेक्शन तो ब्रेन एब्सेस या मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। मतलब जब जो इन्फेक्शन है वो फर्दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये स्टेज आती है और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो इन्फेक्शन है, वो अलग अलग जगह पे जा कर के कॉज करता है। ठीक है, तो ये हो गई पांचों की पांचों स्टेजेस। इन्हीं स्टेजेस के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो कान में मिडिल ईयर में बढ़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं ASOM का मैनेजमेंट या ASOM का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और इट इज़ इंडिकेटेड इन ऑल केसेस विथ फीवर एंड सीवियर ईयर एक। फीवर और सीवियर ईयर एक के केसेस में भी दिया जा सकता है। तो कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे ये एम्पिसिलिन हो गया। ठीक है, इसका डोज हो गया 50 mg पर kg पर डे। ठीक है, इसको 4 डिवाइडेड डोजेज में आप दे सकते हैं। या एमॉक्सीसाइक्लिन हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जनरली बहुत कॉमन है, इनको दिया जाता है। जैसे तो एमॉक्सीसाइक्लिन का जो डोज है 40 mg पर kg पर डे 4 डिवाइडेड डोजेस के अनुसार दिया जा सकता है। ठीक है, 3 या 4 डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। जैसे सिफेक्लोर हो गई, मैक्साजोल हो गई, एरिथ्रोमाइसिन हो गई, एमॉक्सीसाइक्लिन क्लैवुलेनेट हो गई। ठीक है, ऑगमेंटिन हो गई, सेफरोक्सीम हो गई, सिफिक्सीम हो गई। तो ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं आप। और ये चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट है, इसमें जो डोजेज और एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो भी हैं दवाइयाँ हैं उसके बारे में, उनके डोज और दिन में कितने बार दे सकते हैं, क्या डोज है, इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें इनके ट्रेड नेम्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, मैं रिवाइज आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे जो एमॉक्सीसाइक्लिन है, इसका जो ट्रेड नेम हो गया वो है नोवामॉक्स और बायोमॉक्स करके आती है, जिसका डेली डोज 40 mg पर kg के हिसाब से देते हैं, जिसको 3 या 4 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। एम्पिसिलिन हो गई, इसका जो ट्रेड नेम है वो बायोसिलिन है,
ये इसको 50 से 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं 4 डिवाइडेड डोज में। फिर को एमॉक्सिक्लेव हो गई का जो क्या कहते हैं कि जो ट्रेड नेम है वो ऑगमेंटिन या एनहेंसिन, ठीक है, इसका 40 mg पर kg पर डे 2 से 3 डिवाइडेड डोज में। एरिथ्रोमाइसिन हो गया, इसे एमेसिन या एल्थ्रोसिन के नाम से ट्रेड नेम से इसके, जो कि 30 से 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से 4 डिवाइडेड डोज में बांट करके दे सकते हैं। फिर सेफेक्लोर हो गई, ये सेकेंड जनरेशन है, ठीक है, ये कैफ्लोर या डिस्टेक्लोर के नाम से आती है, ठीक है, ट्रेड नेम है इसका। ये 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से 2 से 3 डिवाइडेड डोज में। सेफिक्जीम हो गई, ये टैक्सिम या बायोटेक्स ओ करके आती है, 8 mg पर kg के हिसाब से इसका नॉर्मल डेली डोज है, जो कि 1 से 2 डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। फिर सेफोडॉक्सिम प्रोक्सेक्टिल, ठीक है, ये सेपोडेम या सेफोप्रॉक्स के नाम से आती है। इसका जो डोज है वो 10 mg पर kg से दे सकते हैं और मैक्सिमम इसको 400 mg पर kg पर डे के हिसाब से देते हैं, जो कि 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। फिर सेफ्टिब्यूटेन, ये 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है, इसको प्रोकाडेक्स के नाम से ये ट्रेड नेम है इसका, और इसको 9 mg पर kg का डोज है, इसको 1 डोज में दे सकते हैं। फिर कोट्राइमेक्सोल, ठीक है, इसमें ट्राइमेथोप्राइम और सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है, सल्फा मेथोक्साजोल, ये दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। इसकी जो ट्रेड नेम है वो सिप्लिन या सेप्ट्रॉन के नाम से, सेप्ट्रॉन बहुत कॉमन नाम है, उसके नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो डोज है वो 8 mg TMP या 40 mg SMG पर kg के हिसाब से देते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स और उनके डोज के बारे में है, ठीक है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद देखते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक के बाद अगर जो अदर है वो हो गया डिकंजेस्टेंट ऑफ नेज़ल ड्रॉप्स। तो नेज़ल ड्रॉप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एफेड्रीन हो गया। तो एफेड्रीन 1% इन एडल्ट या फिर 0.5% जो है वो चिल्ड्रन में यूज़ कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऑक्सीमेटाजोलिन, ये हो गया, ये नेज़ेवियोन के नाम से आता है, देख सकते हैं आप लोग। या फिर ज़ाइलोमेटाजोलिन हो गया, ये ओट्रिविन के नाम से आता है। तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। ये स्टूजन ट्यूब के जो एडिमा है उसको उसमें रिलीव कराते हैं, और जो वेंटिलेशन है मिडिल ईयर का उसको प्रमोट करते हैं, मतलब कि उससे जो वेंटिलेशन है वो उनका बढ़ जाता है, ठीक है। ओरल नेज़ल डिकंजेस्टेंट में होता है, जैसे जो ओरल दवाइयाँ खा सकते हैं वो हो गई, जैसे सूडोएफिड्रीन हो गया, जो ये सूडाफेड के नाम से आती है। इसका जो 30 mg का डोज है, जो दिन में 2 बार ले सकते हैं। या फिर एक डिकंजेस्टेंट और एक एंटीहिस्टामिनिक का जो कॉम्बिनेशन है वो भी दे सकते हैं, ट्राइमोनिक के नाम से आता है, ठीक है। उससे भी सेम रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इसको खाने से जो नेज़ल ड्रॉप होता है उसकी जो परेशानी होती है उसका जो रिजॉर्ट है उसका ऑल्टरनेट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को दवाइयाँ खिलाने में थोड़ा मतलब कि होता है, दिक्कत होती है, तो बच्चों के लिए नॉर्मली नेज़ल ड्रॉप्स हैं, बाकी ओरल के लिए तो जैसे पर्सन को सही लगता है उस हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम जो पेशेंट है उसको एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक एडमिनिस्टर करा सकते हैं। पैरासीटामोल एक मोस्ट कॉमन एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है, ठीक है। तो इसके यूज़ करने से जो पेन से रिलीव है वो मिलता है, और ये टेम्परेचर को भी, बॉडी टेम्परेचर को भी डाउन करता है, ठीक है। ईयर टॉयलेट मतलब ऑरल टॉयलेटिंग हो गई, ठीक है। तो अगर कान में डिस्चार्ज हो रहा है ड्राई मॉप से और या स्टेराइल कॉटन से उसको उसके द्वारा जो वहाँ पे एंटीबायोटिक जो है वो एडमिनिस्टर कराई जाती है ईयर टॉयलेटिंग के थ्रू, ठीक है। एक ड्राई मॉप में एंटीबायोटिक लगा के वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे जो कह सकते हैं इसको एक तरह से लोकल एंटीबायोटिक्स की तरह ये काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्राई लोकल हीट। तो जो ड्राई और लोकल हीट है
तो इससे जो है वो पेन में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरिंगोटॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ड्रम है, ठीक है, ड्रम पे, ईयर ड्रम पे इंसिजन लगाया जाता है और जो पस है उसको इवैक्यूएट किया जाता है। ठीक है, इसको कब कब इंडिकेशन क्या है, इसके कब कब करना चाहिए, तो जब ड्रम इज़ बल्जिंग एंड देयर इज़ एक्यूट पेन, बहुत ही एक्यूट पेन होता है और जो ड्रम होता है उसमें बल्ज होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी प्रकार का अच्छे से रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा हो और जो ड्रम है वो फुल हो, मतलब कि जो ये ड्रम है उसमें पस का अभी भी फॉर्मेशन हो रहा हो या पस अभी भी भरा हुआ हो, ठीक है, जिसके कारण कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है पर्सन को, तो उसमें भी मेरिंगोटॉमी करते हैं। या फिर लगातार जो इफ्यूज़न है वो हो रहा है, 12 वीक से ज़्यादा हो गया, तब भी मेरिंगोटॉमी कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो उसको ASOM में जितने भी ट्रीटमेंट है उसको तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक कि जो पेशेंट है या जो पेशेंट का जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिस कान में हुआ है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में, अपीयरेंस में ना आ जाए और जो उसका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है वो ख़त्म ना हो जाए, तो पेशेंट को तब तक ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का एक फ्लो चार्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर पर्सन को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया अगर पर्सन को, तो उसमें एंटीबैक्टीरियल थेरेपी चलाएंगे। 48 से 72 घंटे बाद उसका रिव्यू करेंगे। ठीक है, अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो उसको कंटिन्यू 10 दिन तक के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और कान दर्द और फीवर जो है वो फर्दर इंक्रीज करता है, तो उसमें हम लोग जो एंटीबैक्टीरियल जो रेजिमे है, जो ट्रीटमेंट है, उसको चेंज करेंगे। ठीक है, 10 दिन के लिए, या फिर मेरिंगोटॉमी करेंगे। मेरिंगोटॉमी करके जो पस है उसको कल्चरिंग के लिए भेजेंगे और फिर उस फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो एंटीबैक्टीरियल थेरेपी है उसको 10 दिन तक चलाएंगे। तो इसमें 3 कंडीशंस बन सकती हैं, या तो पर्सन को एंटीबैक्टीरियल चेंज करने के बाद कंप्लीट रेजोल्यूशन मिल जाता है, या उसका जो फ्लूइड है वो कंटिन्यू बहने लगता है, बट एयर एक और जो फीवर है वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं फीवर और एयर? क्योंकि वहाँ से जो डिस्चार्ज है वो होने लगता है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई? ये हो गई स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन पे पर्सन आ जाता है। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होती है। अगर 10 दिन में कंप्लीट रेजोल्यूशन मिला तो ठीक है, नहीं तो इधर भी यही चीज़ फॉलो होती है। फिर उसका जो पीरियडिकल चेक है एंटीबैक्टीरियल के बाद वो 12 वीक्स तक रखेंगे, 12 वीक्स तक चलाएंगे। अगर उसमें हो सकता है कंप्लीट रेजोल्यूशन मिल जाए, मतलब कि जो इफ्यूज़न है, पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इफ्यूज़न है वो बंद हो जाए और जो पस फॉर्मेशन हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाए, तो ठीक है, तो पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो अगर परसिस्टेंट तो उसको इफ्यूज़न के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये क्रोनिक ऑपरेटिव ओटाइटिस मीडिया से हट करके ये ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूज़न हो जाता है। तो इसको ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूज़न की तरह ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूज़न का जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। एंड अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.